मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में पड़े 215 वोट, विरोध में नहीं पड़ा एक भी मत। प्रधानमंत्री ने जताया आभार। मुख्यमंत्री गहलोत ने किया मेट्रो का सफर, जयपुर को दी 1450 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मेट्रो फेज 1C का किया शिलान्यास। लक्ष्मी मंदिर अंडरपास और रामनिवास बाग पार्किंग फेज 2 जनता को समर्पित किया। राहुल गांधी और खड़गे के दौरे की तैयारियां तेज, मुख्यमंत्री गहलोत ने लिया जायजा। 23 सितंबर को पीसीसी भवन का करेंगे शिलान्यास। मानसरोवर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। भाजपा की परिवर्तन यात्रा, कोटा में हिमंता बिस्वा हुए शामिल। अलवर में केशव प्रसाद मौर्य ने की शिरकत। राजेंद्र राठौड़ ने पीएम मोदी की सभा के लिए बांटे पीले चावल। कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का सहायक अभियंता ट्रैप। राधेश्याम गुप्ता को 85,000 की घूस लेते दबोचा। और देखिए, प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। सफाई आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने मंत्री शांति धारीवाल और पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की। इसके बाद से दीपक डंडोरिया को पूरे प्रदेश के युवा बेरोजगार धन्यवाद दे रहे हैं। आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवाने में धर्मेंद्र राठौड़ का भी अहम रोल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप माननीय शांति धारीवाल जी की मंशा के अनुरूप और हमारे परम आदरणीय धर्मेंद्र राठौड़ जी की मंशा के अनुरूप मैं आपको शाम को सूचना दूंगा। और अभी मेरे साथ हमारे आदरणीय बहुत ही सम्माननीय शांति धारीवाल जी, कैबिनेट मिनिस्टर साहब और हमारे मेरे बड़े भाई मार्गदर्शक धर्मेंद्र राठौड़ जी मौजूद है। और बेरोजगारों को मैं आप लोगों के इन दोनों के आशीर्वाद से ये सूचना दे रहा हूं अभी कि आपकी भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। तो देखिए, दीपक डंडोरिया को आप सुन रहे थे किस तरीके से प्रयास किए गए और उसके बाद प्रयास सफल हो गए, और इसलिए जो बेरोजगार जो युवा हैं वो दीपक डंडोरिया को धन्यवाद कह रहे हैं। दीपक डंडोरिया, उपाध्यक्ष सफाई आयोग, खुद हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका, और आपको बधाई, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं की तरफ से मांग की जा रही थी भर्ती प्रक्रिया की, वो आखिरकार पूरी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। देखिए, ये वास्तव में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है जी, और ये बहुत बड़ी खबर है प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए, क्योंकि प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है, विशेष तौर से जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं जी, वो इस भर्ती का टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे थे। और टेक्निकल इश्यूज की वजह से और बीच में कई खामियां आई जिनकी वजह से ये भर्ती प्रक्रिया डिले हुई, थोड़ी लेट हुई जी। फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और उनके निवेदन के पश्चात तुरंत उन्होंने आदेश दिए कि भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत संवेदनशील है जी। और फिर हमारे जो आरटीडीसी के चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़ जी, उनका बहुत अहम इसमें रोल रहा जी। धर्मेंद्र राठौड़ जी ने भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ पैरवी की जी। मुझे साथ में लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। और फिर बारी आती है हमारे लोकप्रिय स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल जी की जी, जिन्होंने इस भर्ती को करने के लिए आज 9 बजे 9 से 9:30 के बीच में लाइव आकर मैंने उनसे साइन करवाए जी। मैं और धर्मेंद्र राठौड़ जी और माननीय मंत्री महोदय बैठे, पूरी प्रक्रिया, पूरा शेड्यूल हमने बनाया, अधिकारियों ने बनाया, सरकार ने बनाया, और आज उस पर मंत्री जी ने मोहर लगाई, साइन किए। और फिर वहीं से, चूंकि ये प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर थी, तो माननीय मंत्री महोदय और श्री धर्मेंद्र राठौड़ जी और मैं मेरे फेसबुक पेज से लाइव आए और पूरे राजस्थान को संबोधित किया और ये कहा
कि कोई किसी प्रकार के भ्रम में ना रहे। जी। ये भर्ती प्रक्रिया आज से ही मंत्री जी ने औपचारिक घोषणा की जी। कि मैंने फाइल पे साइन कर दिए हैं और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है औपचारिक रूप जी। से, जो कि एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय मैं मानता हूं। जी। मैं माननीय शांति धारीवाल और माननीय धर्मेंद्र राठौड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और विशेष तौर से वाल्मीकि समाज के युवाओं के लिए जी। उन्होंने इतना बड़ा काम किया। और हमारे जननायक अशोक गहलोत जी, जिनकी शुरू से सोच रही है 50,000 के लगभग भर्तियां उनको निकालनी थी और भी निकालेंगे, 30,000 की घोषणा उन्होंने बजट में की, जी। जो कि एक तरीके से बहुत बड़ी घोषणा थी एक विशेष वर्ग के लिए। जी। उन्होंने ये घोषणा की, जो कि हम देखते हैं अमूमन पिछली सरकारों में या और दूसरी सरकारों में ऐसा होता नहीं है। ये काम सिर्फ अशोक गहलोत जी कर सकते हैं। जी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ जी। कि जननायक अशोक गहलोत जी हमारे राजस्थान के युवाओं के सिरमौर हैं और हम आज इसके बाद में मैं दावा कर रहा हूँ कि जी। ये सरकार रिपीट ठीक है। होगी, चौथी बार ये सरकार बनने जा रही है और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में बहुत खुशी की लहर। ठीक है दीपक जी, थोड़ा समय जरूर लगा लेकिन बात से बात बन गई है। यही वजह है कि चारों तरफ खुशी की लहर है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी और अमित शाह को राजस्थान में ही कैंप लगा लेना चाहिए। क्यों बार बार परेशान होते हैं? मोदी ने गुजरात में भी ऐसा ही किया था। बड़ी बात यह है कि मोदी ने राजस्थान के साथ साथ मुझे भी टारगेट बना रखा है। वहीं इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने मानसरोवर में 23 सितंबर को होने वाली राहुल गांधी की सभा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम अशोक गहलोत ने पीसीसी के नए भवन की जमीन को भी देखा, जहां राहुल गांधी भवन का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा, महिला आरक्षण का सपना राजीव गांधी का था। INDIA गठबंधन जातिगत जनगणना का मुद्दा बना रहा है। और साथ ही साथ इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे। मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, उनको एक कैंप कराना चाहिए राजस्थान के अंदर परमानेंटली। बार बार पड़ता उनको। मैंने देखा गुजरात में ऐसे किया उन्होंने, अप एंड डाउन जो क्या उसकी। अगर उन्होंने टारगेट बनाया राजस्थान को, उनका टारगेट राजस्थान ही है। किसी कीमत पर राजस्थान कैसे जीते हैं, सरकार तोड़ नहीं पाए वो। उनके दिल में ये जलन है, आग लगी हुई है। हम वहाँ कामयाब क्यों नहीं हुए? हम मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए, कर्नाटक में हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, राजस्थान में क्यों नहीं हो गए? ये जो उनके दिल में दर्द है वो मैं तो मिटा नहीं सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के जयपुर आगमन की तैयारियां जारी हैं। अब इसे लेकर जयपुर शहर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जहां सह प्रभारी अमृता धवन और जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष RR तिवाड़ी ने बैठक ली। बैठक में जलदाय मंत्री महेश जोशी, ज्योति खंडेलवाल, समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा समेत प्रमुख नेता शामिल हुए। जयपुर शहर के 250 वार्डों के सम्माननीय कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। जयपुर में प्रशासनिक सेवा में करीब 35 साल का लंबा अनुभव रखने वाले IAS अंतर सिंह नेहरा को VRS की मंजूरी मिल गई है। उन्हें 30 सितंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिली है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले अंतर सिंह नेहरा 31 जनवरी 2024 को रिटायर्ड होने वाले थे। उन्होंने 13 सितंबर को VRS के लिए आवेदन किया था। उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की खबर के बाद से ही VRS के कारणों को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। चुनाव में महिलाओं की दावेदारी में अब दम आ गया है। मोदी सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है। हालांकि ये बिल 2029 में लागू होगा, लेकिन राजस्थान विधानसभा के इसी चुनावों से बीजेपी की महिला नेताओं में टिकटों में प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। अब यही कारण है कि बीजेपी में टिकटों के लिए महिला नेताओं की एकाएक दावेदारी बढ़ गई है। पार्टी को उम्मीद है कि इस बिल से चुनावी राज्यों की महिला मतदाताओं में अच्छा संदेश गया है, जो पार्टी को चुनावों में फायदा पहुंचाएगा। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। ये बिल जब लागू होगा तब होगा, लेकिन बीजेपी की महिला नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बीजेपी की महिला नेताओं को उम्मीद है कि पार्टी इसी चुनावों से टिकटों में महिला नेताओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देंगी। यही कारण है कि महिला नेताओं ने बड़ी संख्या में दावेदारी करना शुरू कर दिया है।
बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष रक्षा भंडारी ने ये बताया है कि बिल आने के बाद महिला दावेदारों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी हुई है। इस विधानसभा में कुल 27 महिला विधायक चुनकर आई थी, जिसमें बीजेपी से 10 महिला विधायक शामिल हैं। बहरहाल इस बिल के आने के बाद महिला नेताओं की उम्मीदें परवान पर हैं। तो देखिए किस तरह से लोकसभा में पारित होने के बाद हालांकि राज्यसभा में भी ये बिल पास हो चुका है, लेकिन जब ये बिल लाया गया सरकार की तरफ से, हालांकि तभी से महिलाओं में खुशी की लहर है, लेकिन फिलहाल दोनों ही सदनों से बिल पास हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर की सड़कों को जाम मुक्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने महाअभियान का आगाज किया है। अब इस महाअभियान के तहत ट्रैफिक और थाना पुलिस मिलकर शहर की सड़कों को जाम मुक्त बनाएगी और जीरो टॉलरेंस रोड प्लान पर काम करेगी। इस अभियान के तहत सभी इंटरसेप्टरों गाड़ियों को सुगम पथ बनाने का दिशा निर्देश भी दिए हैं और साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एक आदेश जारी कर सभी थानाधिकारियों को अपने अपने इलाकों की 1 किलोमीटर की रोड को जाम फ्री बनाने की जिम्मेदारी दी है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी की सड़कों पर रोजाना बढ़ती वाहनों की संख्या के चलते जाम लगना आम बात हो गई है। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए जयपुर पुलिस जीरो टॉलरेंस रोड प्लान के तहत काम करेगी। इस प्लान का मकसद है कि जयपुर के सभी थाना पुलिस अपने अपने इलाकों में ट्रैफिक वायलेशन को देखते हुए ऑपरेट करे, जिससे कि 65 किलोमीटर की सड़क जाम मुक्त हो जाए। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश के मुताबिक शहर में हर व्यक्ति ट्रैफिक जाम की वजह से काफी परेशान है और पीक आवर में तो ये परेशानी और बढ़ जाती है। सुगम पथ का अभियान यातायात पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है और इसी को सपोर्ट करने के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 65 किलोमीटर की सड़कों का चयन किया गया है। प्रत्येक थाने में कमोबेश 1 किलोमीटर की दूरी है, जो कि उनका बॉटल नेक है या कह लें जहाँ पे यातायात का दबाव ज़्यादा होता है और ख़ास करके जो पीक आवर्स होते हैं सुबह और शाम के, उसमें ज़्यादा दबाव होता है। उसके लिए सभी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वहाँ पे जो ठेले ढकेले हैं उनको सड़क सीमा से बाहर करके पीछे खड़ी कराएं। वो काफ़ी हद तक सड़क के आगे आ जाते हैं, जिससे यातायात में के प्रवाह में दिक्कत आती है। जयपुर पुलिस की इस योजना में सबसे पहले शहर के उन पॉइंट्स को भी चिन्हित किया गया है जहां पर सबसे ज्यादा जाम की परेशानी रहती है। ऐसे में इन पॉइंट्स के आसपास लगने वाले थड़ी ठेलों को सड़क से हटाया जा रहा है। साथ ही जिन ट्रैफिक पॉइंट्स पर अधिक प्रेशर है वहां पर वाहनों की पार्किंग निषेध की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जीरो टॉलरेंस रोड प्लान के तहत हो रही इस कार्रवाई का असर आगामी दिनों में शहर वासियों को दिखाई देने लगेगा। जहाँ पे जो बस स्टैंड्स हैं और ऑटो स्टैंड है, इसके अलावा ई रिक्शा बहुत जगह पे झुंड में खड़ी रहती हैं, उनको भी व्हाइट लाइन के बाहर खड़ी कराएं और एक लाइन से खड़ी कराएं, उनका झुंड नहीं बनने दें, उससे भी यातायात में दिक्कत आती है। हमारी जो क्रेन्स हैं, हमारी हॉक है, हॉक मोबाइल है, ये आजकल हम लोगों ने जो व्हील लॉक है उसकी कार्रवाई को बढ़ाया है और कैमरे से भी चालान करना हमने शुरू किया है। इन दोनों कार्रवाइयों के माध्यम से जो व्हाइट लाइन के अंदर पार्किंग हो रही है उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा रहा है। हालांकि पुलिस शहर की सड़कों को जाम मुक्त बनाने के लिए नित नई योजनाओं पर कार्य कर रही है, जिससे कि वाहन चालकों को जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सके। ऐसे में अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहन को नियत स्थान पर पार्क करें, जिससे कि इस योजना में हमारा भी योगदान शामिल हो। सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से हर महीने यात्रियों की आवाजाही को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। साल दर साल जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ने के बजाय घटी है। कम यात्री भार के चलते जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट रद्द कर दी जाती है, तो वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर कई शहरों की कनेक्टिविटी नहीं होने का असर यात्रियों की आवाजाही पर नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये है जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। निजी हाथों में जाने के बाद से जयपुर एयरपोर्ट पर तरह तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। साथ ही दावा किया जा रहा है कि जयपुर एयरपोर्ट से समय पर संचालित होने वाली फ्लाइट्स के साथ बेहतर प्रबंधन के चलते दिनों दिन यात्री भार बढ़ रहा है, लेकिन कहानी उसके उलट ही नजर आती है। अभी जयपुर एयरपोर्ट पर रोजाना लगभग 15,000 यात्रियों की आवाजाही हो रही है, लेकिन फिर भी फ्लाइट्स की संख्या में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है।
दिसंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक यात्रियों की संख्या की बात की जाए तो लगातार यात्रियों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। जहां दिसंबर 2022 में 4,96,000 से ज्यादा यात्रियों ने हवाई सेवा का लाभ उठाया था, तो वहीं जुलाई 2023 में ये संख्या गिरकर 4,20,000 के आसपास ही रह गई है, जिससे जयपुर एयरपोर्ट पर लगातार यात्रियों की संख्या में गिरावट हो रही है। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रबंधन की ओर से दावा किया जाता है कि एयरपोर्ट पे हर साल यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन दावे में और हकीकत के अंदर कुछ और ही कहानी नज़र आ रही है। जबकि असलियत ये है कि जनवरी से लेकर अब तक महीने दर महीने यात्रियों की संख्या कम होती गई, जिसके चलते कई बार फ़्लाइटों को कैंसिल करना पड़ा, तो कई बार उनको लेट शेड्यूल से चलाना पड़ा। और इन सब के बीच यात्रियों का यही कहना है कि जयपुर एयरपोर्ट से सीमित शहरों के लिए फ़्लाइटें हैं, इसकी वजह से यात्री अब जयपुर एयरपोर्ट से तौबा करने लगे हैं। आंकड़े बयां करते हैं एयरपोर्ट का सच। जनवरी 2023 में जयपुर एयरपोर्ट पर जहां 4,77,839 यात्रियों की आवाजाही हुई, वहीं फरवरी 2023 में 4,62,730 यात्रियों की आवाजाही हुई। जनवरी से फरवरी के बीच करीब 15,000 यात्री घटे। मार्च 2023 में यात्रियों की संख्या घटते हुए 4,58,851 ही रह गई, यानी जनवरी से मार्च के बीच 22,000 यात्री घटे। अप्रैल 2023 में और घटते हुए 4,28,531 यात्रियों की आवाजाही हुई, यानी जनवरी से अप्रैल तक की लगभग 50,000 यात्री कम हो गए। मई 2023 में यात्रियों की संख्या और घट गई। मई में 4,54,224 यात्रियों की आवाजाही हुई। ऐसे में जनवरी से मई के बीच 23,000 यात्री घट गए। जून 2023 में यात्रियों की संख्या घटकर 4,33,541 रह गई। जनवरी से जून के करीब 44,000 यात्री घटे। वहीं जनवरी से जुलाई के बीच करीब 57 लाख यात्री घट गए और यात्रियों की संख्या घटकर 4,20,688 ही रह गई। प्रदेश में 1 सितंबर से नए पर्यटन सत्र भी शुरू हो रहा है। पर्यटन क्षेत्र शुरू होने के साथ जहां पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को लुभाने के लिए कई तरह के प्रयास किए हैं, तो वहीं जयपुर एयरपोर्ट से अभी भी नई फ्लाइट्स के शेड्यूल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जयपुर एयरपोर्ट से सितंबर से लेकर दिसंबर माह के बीच जैसलमेर के लिए बड़ी संख्या में यात्री हवाई सेवा का उपयोग करते हैं, लेकिन अभी तक जयपुर एयरपोर्ट से जैसलमेर के लिए फ्लाइट शुरू नहीं हुई है, जिससे जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री भार में असर पड़ रहा है। साथ ही जयपुर एयरपोर्ट से नए शहरों के लिए शुरू होने वाली फ्लाइट भी अधर में झूलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से पर्यटक जयपुर से मुंह मोड़ रहे हैं। 1 सितंबर से पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी जयपुर एयरपोर्ट पे खास तौर से पर्यटकों की आवाजाही ना के बराबर है। घरेलू फ्लाइटों की सीमित संख्या की वजह से पर्यटक जयपुर एयरपोर्ट पे आने से कतरा रहे हैं। और यही नहीं, जिन फ्लाइटों को लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से दावा किया था कि जो टूरिस्ट पैलेस हैं वहाँ के लिए सीधी फ्लाइटें चलाई जाएंगी, वो अब तक संचालित नहीं हो पाई। ऐसे में यात्री अब जयपुर एयरपोर्ट को ना कह रहे हैं और अन्य एयरपोर्टों का रुख कर रहे हैं और साथ के साथ ही वैकल्पिक मार्गों की तलाश कर रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर दिनों दिन कम होती यात्रियों की संख्या ने एयरपोर्ट प्रबंधन की नींद उड़ा दी है। ऐसे में वहीं विंटर शेड्यूल में जयपुर एयरपोर्ट से जैसलमेर, जोधपुर, धर्मशाला सहित टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए एयरलाइंस कंपनी की ओर से प्रस्ताव भी दिए गए हैं, लेकिन इन प्रस्तावों को कब तक अमली जामा पहनाया जाएगा, ये देखने वाली बात है। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। से खबर है, अदालती आदेश के बावजूद शिक्षक को रिलीव नहीं करने का ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव को तलब किया है। 27 अक्टूबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने आदेश दिए हैं। दीपिका की अवमानना याचिका पर आदेश दिए गए हैं। यदि आदेश की हो जाती है पालना तो अधिकारी को पेश होने की जरूरत नहीं है। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया है 6 अक्टूबर 2018 को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का तबादला झुंझुनू करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक नहीं हुई आदेश की पालना। शिक्षा सचिव को आदेश की पालना नहीं करने का जवाब तलब किया है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच ने आदेश दिया है। वर्ष 2018 में आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को टीएसपी एरिया से नॉन टीएसपी में ट्रांसफर किया जाए। उस आदेश 2018 के आदेश की पालना अब तक नहीं हुई। 16/10/2018 के आदेश की अब तक पालना नहीं हुई। इस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए। यदि वह आदेश की पालना नहीं करता है, उस कंडीशन के अंदर उन्हें हाईकोर्ट में पेश होना पड़ेगा। साथ ही शपथ पत्र देकर ये बताएं कि अब तक के आदेश की पालना क्यों नहीं हुई।
हिंडौन सिटी विधायक भरोसीलाल जाटव ने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। उन्होंने हिंडौन सिटी के मुख्य बयाना रोड से बहादुरपुर जाटव बस्ती तक 15 लाख की लागत से निर्मित इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क का लोकार्पण किया। इसके अलावा ग्राम पंचायत मिल्कीपुरा में पंचायत भवन मिनी सचिवालय का भी लोकार्पण किया। इससे पूर्व उन्होंने ग्राम पंचायत मिल्कीपुरा में मिडिल से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालय भवन का भी लोकार्पण किया। इस दौरान हिंडौन सिटी नगर परिषद सभापति ब्रजेश कुमार जाटव, हिंडौन सिटी पंचायत समिति प्रधान विनोद जाटव, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भगत सिंह डागुर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष नरसी पाराशर, सरपंच भगवत जाटव, रामचरण खुरसटपुरा सहित पंचायत समिति सदस्य मोहन बाई मीणा, पंचायत समिति विकास अधिकारी लाखन सिंह कुंतल, सुरौठ थाना अधिकारी लोकेंद्र सिंह, श्रीलाल जाटव सहित अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक भरोसीलाल जाटव ने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों का भला कर सकती है। कांग्रेस के शासन में क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ है। वहीं नगर परिषद सभापति ब्रजेश कुमार जाटव ने कहा कि विधायक ने हिंडौन सिटी क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, यातायात, पेयजल, विद्युत, सड़क सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई सौगातें दी हैं और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करवाया है। तो आपने अपने लोकप्रिय विधायक भरोसीलाल जाटव साहब को चुना और 5 साल के इस कार्यकाल में विधायक महोदय ने निरंतर हिंडौन विधानसभा क्षेत्र की प्रगति के लिए काम किया। इसमें आपके हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में जब पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा था तो हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में जिले में सबसे अधिक पंचायत माननीय विधायक महोदय ने बनवाई और विधानसभा क्षेत्र में 4 ग्राम पंचायत आपके हिंडोरा में से मिल्कीपुरा को अलग करवाया। रिद्धि सिद्धि के साथ विभिन्न रूपों में नगर भ्रमण पर निकले बाल रूप गणेश जी को देखने के लिए जयपुर शहर के लोग उमड़ पड़े। बुजुर्गों से लेकर बच्चों और माताओं बहनों ने विशालकाय झांकियों को देखने का आनंद लिया। इस मौके पर हवा महल क्षेत्र से कांग्रेस नेता गिरीश पारीक की टीम ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। गिरीश पारीक के समर्थकों ने गणेश जी की झांकियों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र चंद्रयान 3 की झांकी रही, जिसे कर्तव्य युवा संगठन ने तैयार किया। वहीं श्रद्धालुओं को प्रसाद आदि का वितरण भी किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ता श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे रहे। हालांकि कांग्रेस नेता गिरीश पारीक किन्हीं कारणों से वहां उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी उनकी पत्नी आरती पारीक ने निभाई। आरती पारीक ने बड़े उत्साह के साथ इस सेवा कार्य में भाग लिया। उन्होंने झांकियों का फूल बरसाए और जयपुर वासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। कांग्रेस नेता गिरीश पारीक ने मूर्ति शिल्पियों को बुलाकर गणपति की 3 अनूठी प्रतिमाएं भी बनवाई हैं। एक में गणपति को मृदंग बजाते दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी में 4 मूसकों के रथ पर गणपति विराजमान दिखे, तो वहीं तीसरी में उन्हें ऐरावत की सूंड पर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के मलारना डूंगर उपखंड के मकसूदनपुरा चौराहनपुरा देवनारायण मंदिर पर देवनारायण भगवान का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता लईक अहमद ने अपने समर्थकों के साथ शिरकत की, जिनका गुर्जर समाज के पंच पटेलों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आम 84 गुर्जर समाज अध्यक्ष हर गोविंद कटारिया रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम सहाय हवलदार ने की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के महिला पुरुष भी मौजूद रहे। देवनारायण वार्षिकोत्सव के दौरान मकसूदनपुरा चौहानपुरा देवनारायण मंदिर पर कन्हैया पद दंगल भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम में लईक अहमद ने कहा, मकसूदनपुरा चौहानपुरा गांव के लोगों का प्यार उन्हें हमेशा से मिलता आया है और अगर उन्हें इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो वे गांव के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। वहीं लईक अहमद ने बौली उपखंड के घाटा नैनवाड़ी गांव में आयोजित भगवान देवनारायण जयंती महोत्सव में भी शिरकत की। जयपुर के सांबर में तीर्थ देवयानी सरोवर पर श्रावणी उपाक्रम
कर्म और सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन हुआ। इस मौके पर आचार्य पंडित श्री नंदन मिश्र के सानिध्य में एकादश बटकों का वैदिक मंत्रों के साथ हवन यज्ञ से यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। साथ ही साथ आचार्य मिश्र ने सभी बटकों को गुरु मंत्र की दीक्षा और ब्रह्मचर्य के नियमों की पालना करने की शिक्षा भी दी। श्रावणी उपाकर्म और यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम को लेकर पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि इस आयोजन में सांभर फुलेरा सहित आसपास के ब्राह्मण समाज के लोगों ने शिरकत की और अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया है। उन्होंने यह भी बताया है कि श्रावणी उपाकर्म का उद्देश्य अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर जीवन को सकारात्मक दिशा देना है। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मनोज माथुर के निधन से मीडिया जगत में शोक की लहर है। अजमेर के बिरला मंगलम में मनोज माथुर की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रदेश के कई बड़े नेता और वरिष्ठ पत्रकार सभा में शामिल हुए। वहीं फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा भी श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहे। पवन अरोड़ा ने मनोज माथुर के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर कई लोगों के श्रद्धांजलि पत्र भी प्राप्त हुए, जिसमें भारत 24 और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र के श्रद्धांजलि पत्र को भी पढ़कर सुनाया गया। आपको बता दें कि मनोज माथुर का मंगलवार को हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। मनोज माथुर बीते 10 साल से जी मीडिया से जुड़े रहे थे। वो अपने पीछे मां, पत्नी और अपने बेटे को छोड़ गए हैं। श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता डॉक्टर मंगल यादव लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री की सभा के लिए जयपुर चलने का आह्वान कर रहे हैं। साथ ही साथ एकता जिंदाबाद। और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी वो दे रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता डॉक्टर मंगल यादव को भी गांव में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कलवानिया परिवार की ओर से डॉक्टर मंगल यादव का स्वागत किया गया। अभिनंदन समारोह में आयोजकों ने कहा कि एक चिकित्सक जो भाव रखता है वो राजनीति में जब आता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन सुखद होता है। भाजपा की परिवर्तन संकल्प रैली अलवर में है। तिजारा विधानसभा में भी जगह जगह स्वागत कार्यक्रम हो रहे हैं। भाजपा नेता रामवीर शाहबादी ने उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी का स्वागत किया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया ने भाजपा नेता रामवीर शाहबादी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, हर नेता टिकट मांगता है और आज हमने यात्रा के स्वागत में अपनी ताकत भी दिखाई है। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा अलवर के तिजारा विधानसभा में पहुंची है, जहां सतीश पूनिया और बाकी नेताओं का भव्य स्वागत किया गया है। हमारे साथ रामवीर शाहबादी हैं, जो ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया। इस यात्रा का स्वागत आपने किया है। किस तरह का माहौल है, किस तरह के लोग हैं और यात्रा में क्या देखने को मिला? देखिए, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और जिस तरीके से हमारी जो यात्रा है, परिवर्तन यात्रा, उसका तिजारा में आज आगमन हुआ। तिजारा में हजारों की तादाद में आज मेरी माताएं, बहनें और सब बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पे आए और यात्रा का स्वागत किया, हमारे नेताओं का स्वागत किया और संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में सब जगह कमल खिलेगा और तिजारा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। देर रात तक लोगों का रुकना, क्या परिवर्तन यात्रा के साथ लोग हैं या कोई विरोध सरकार का है, क्या लगता है? क्योंकि यात्रा को यहाँ पर करीब 7 बजे पहुँचना था, जो बहुत लेट आई। देखिए, एक तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों का जनमानस है, जो बेरोजगारों की खिलाफ जो सरकार ने काम किए, किसानों के खिलाफ जो सरकार ने काम किए उनके खिलाफ है और यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी लोगों का बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और कुछ ये भी कह सकते हैं कि मुझे भी यहाँ 20 साल से काम करते हो गए, तो लोगों की भावनाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लोगों की दिल में मोटा मोटी मैं रहता हूँ और मेरे दिल में लोग रहते हैं मेरे तिजारा के। तो ना हमने कोई राजनीतिक कंपटीशन, ना किसी भी तरीके का
किसी भी तरीके का हमने अपनी बातें रखी और लोगों ने बातों को सुना। और जब तक 4 घंटे लेट हमारी यात्रा यहाँ पहुँची, सतीश पूनिया जी यहाँ आए, राजेंद्र राठौड़ जी ने फ़ोन के माध्यम से यात्रा को, जनसभा को संबोधित किया हजारों की तादाद में। और मैं तो ये कहूँगा 2000 से प्लस तो हमारी महिलाएं हमारे इस कार्यक्रम में आई। मैं तो मतलब मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है तिजारा की देवतुल्य बुजुर्ग जनता के लिए जो इन्होंने जितना साथ मेरा दिया। इतने लोग स्वागत कर रहे हैं, ज़्यादा भीड़ जोड़ रहे हैं इस यात्रा में या नेताओं को भीड़ दिखा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि वो लोग टिकट मांग रहे हैं। आपने भीड़ दिखाई है, टिकट की दावेदारी लगती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ जो कार्यकर्ता काम करता है वो चुनाव लड़ना भी चाहता है, हर पार्टी से टिकट की मांग करता है। मैं भी कर रहा हूँ और मैं बहुत लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी वो यहाँ जीतेगा। हमारा मेन संकल्प और मेन जो उद्देश्य है वो कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व उम्मीदवार होगा। आपकी ताकत क्यों लगती है टिकट आपको पार्टी दे? देखिए, ताकत मैं ये कह सकता हूँ कि 20 साल से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और कोरोना जैसी महामारी में जब दुनिया छिप गई थी, एक रामवीर साहबादी लोगों के बीच खड़ा था। मैं यहाँ की जो समस्या, जन समस्या है, युवाओं की जो समस्या है, जो रोड नाली गली का जो काम है, जो गाँवों की तकलीफ है, उनको भली भांति जानता हूँ। क्योंकि इस विधानसभा के ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 200 बार मेरा प्रवास नहीं है, 200 बार के मेरे प्रवास नहीं है। और सभी समाज के लोगों से मेरा जुड़ाव है क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया मुझे और पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ। पार्टी उम्मीद जताएगी, पार्टी ने मुझे सिंबल दिया तो चुनाव लड़ेंगे। और ये बात आपको बता देता हूँ कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से चुनाव लड़ेगा। अगर हम लड़ते हैं तो कल्पना से परे रहेगा, यहाँ के जो जीत का मार्जिन आएगा वो कल्पना से परे होगा। भाजपा की इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में लोगों की भीड़ जुड़ रही है और वो नेता जो टिकट चाहते हैं वो भी खासी भीड़ से इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं ताकि ये बताया जा सके कि जो नेता यात्रा में आ रहे हैं उनको अपनी ताकत दिखाई जा सके कि आगामी चुनाव में अगर उन्हें टिकट दिया जाए तो निश्चित तौर पर वो भाजपा के इस टिकट पर जीत दर्ज करेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट न्यूज़। भारत के लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस ने अपने तकनीक पसंद करने वाले ग्राहकों की लगातार बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। इस कदम के तहत एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बैंक इंश्योरेंस अलायंस किया है। ये सहयोग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिजिटल ग्राहकों को मैक्स लाइफ द्वारा पेश की जाने वाली हर तरह की जीवन बीमा योजनाएं मुहैया कराएगा। ये साझेदारी डिजिटल फर्स्ट की सोच को अपनाने और ग्राहक केंद्रित फोकस के साथ अनूठी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए दोनों संस्थाओं की अटूट प्रतिबद्धता को दिखाती है। और इस साझेदारी पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उत्तम टिब्रेवाल ने कहा है कि देश के लोगों तक बीमा की पहुंच बढ़ाना केंद्र सरकार का मुख्य फोकस रहा है और पॉलिसी लेवल पर पेश किए गए कई बदलाव वाकई में काफी प्रोग्रेसिव हैं। वहीं मैक्स लाइफ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वी विश्वानंद ने कहा कि मैक्स लाइफ अपनी उपस्थिति को और अधिक विस्तार देने की महत्वाकांक्षा के साथ ऑनलाइन बीमा क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है। वंदन अधिनियम को लेकर देश भर में चर्चाओं का माहौल गर्म है। वहीं इसको लेकर महिलाओं में भी काफी खुशी का माहौल है। देश की तमाम महिलाओं और बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया। संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने पाली महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मनोहर कंवर सहित अन्य भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। नारी शक्ति वंदन अधिनियम वो कानून है जो मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है और इस कानून की जद में वो सीधे आधी आबादी या कहें महिला आने के बाद देश की तमाम महिलाओं के दिलों में एक बेहद ही खुशी का माहौल है। मेरे साथ कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो कि महिला मोर्चा की हैं। वो लगातार बीजेपी की इस मूव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फैन हो गई हैं या कहें धन्यवाद मोदी को लेकर लगातार मिलने की कोशिश कर रही हैं और कल ये मोदी थैंक यू करके पोस्ट कार्ड भी प्रधानमंत्री को देने जा रही हैं। आइए बात करते हैं उन कार्यकर्ताओं से। मैम, कैसे देखती हैं इस मूव को बीजेपी के?
देखिए, मैं भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पाली मनोहर कंवर, जिस तरह से मोदी जी ने ये आरक्षण जो अभी महिलाओं के लिए दिया है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो अधिनियम पास किया है, इसके लिए हम देश भर से महिला और विशेषकर राजस्थान से भारी संख्या में महिला यहाँ आज दिल्ली में आयोजित हुई पधारी और उन्होंने मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। और कल सुबह बीजेपी कार्यालय में इसका एक पोस्ट कार्ड विमोचन भी होगा, जिसमें मोदी जी का धन्यवाद किया जाएगा, क्योंकि महिला को सशक्त करने के लिए जिस तरह से मोदी जी ने न भूतो न भविष्य जो काम किया है, उसके लिए हम बहुत बहुत मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि इस बिल के आने के बाद महिलाएं कितनी सशक्त होंगी? महिलाओं में बहुत जोश है और महिला इसको देखते हुए इस पर आगे बढ़ रही हैं और इसमें आने वाले समय में जो भी बलात्कार केसेस हैं, जो महिला पर अत्याचार जो हो रहे हैं, वो आगे जाके मोदी जी से हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा आगे जाके नहीं होगा, उससे नारी सशक्त मजबूत होगी और आगे काम करेगी। क्या मैम, मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या ये बिल जब अगर पहले हो जाता तो नारी ज्यादा सशक्त होती, ज्यादा पावरफुल होती, पहले में अगर हो जाता तो? बिल्कुल हो जाता। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज दिन केवल और केवल नारियों के लिए, महिलाओं किसी ने सोचा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सोचा। वो गरीब की कोख से जन्म लिया है तो उन्हें पता है कि महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती है तो धुएं से कैसे परेशान होती होगी। जनधन अकाउंट ने, मैं खुद की बात करती हूँ, मेरे भी खाता नहीं था। जब मोदी जी ने जीरो अकाउंट पर खाता खुलवाया तो मैं भी आश्चर्यचकित थी, लेकिन आज वहाँ से पेंशन आती है, चाहे पैसा आता है, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, सीधा के सीधा खाते में आता है। और अब हमारे राजनीतिक क्षेत्र में, मैं भी 15 साल से 18 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, लेकिन ये पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को दूसरी दर्जे की समझा जाता है। पंचायत राज में भले आरक्षण है, महिलाएं सरपंच बनती है, प्रधान बनती है, प्रमुख भी बनती है, तो काम सारा पति देखते हैं। लेकिन अब यह अधिनियम आया तो महिलाओं में एक बहुत बड़ा उत्साह है, जागृति है कि हमें हमारा हक और अधिकार मिला है, मोदी जी के नेतृत्व मिला है। अब अगर संसद में अगर महिलाएं जाएगी, विधानसभा में अगर महिलाएं जाएगी तो महिला के हक में अधिक कानून बनेंगे, क्योंकि महिला की पीड़ा ज़्यादा अधिक से समझ पाएगी। तो बहुत खुशी है आज हमें। मैम, विपक्ष का ये भी कहना है कि मोदी सरकार का ये एक जुमला हो सकता है, क्योंकि 2029 के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा, तो इसको लेकर विपक्ष का क्या लगातार जो आरोप लगा रही है कि जुमला तो नहीं है? नहीं, विपक्ष का तो काम ही कोई ना कोई तरह का आरोप लगाना है, क्योंकि उनको काम करना तो आता नहीं है। हमेशा महिला विरोधी सरकार ही रही है विपक्ष की सरकार। तो जैसे ही मोदी जी ने महिलाओं के लिए कुछ अच्छा काम किया तो वो हमेशा विरोध ही करते हैं। इनका तो ये काम है। कल आप मुख्यालय जाएंगी, पीएम मोदी को कार्ड देंगे, कैसा प्रोग्राम रहेगा और कैसे दिल से एक आवाज निकलती है महिलाओं को लेकर? बहुत ही उत्सुकता है कि कल सुबह बहुत जल्दी उठ के पहले मोदी जी को हम धन्यवाद हाथों हाथ हम उनके रूबरू होके हम उनको धन्यवाद करेंगे कि आपने, बहुत खुशी हो रही है, पूरा महिला मोर्चा बहुत खुश है। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया मैम। कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंचे हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही साथ देखिए, लोकसभा की कार्यवाही अभी भी जारी है। माननीय सदस्यगण, ये सत्र हमारी संसद के इतिहास में एक अत्यंत उल्लेखनीय सत्र के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि सत्र के दौरान हमने संसद के नए भवन में सभा की कार्रवाई आरंभ की। सत्र के दौरान एक सरकारी विधेयक, संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पुनर्स्थापित किया गया। तत्पश्चात सभा ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार किया गया। इस विधेयक पर कुल चर्चा में 60 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के दौरान 32 महिला सदस्यों ने अपने विचार रखे। ये चर्चा 9 घंटे और 57 मिनट तक चली। चर्चा के उपरांत इस संविधान संशोधन विधेयक को संविधान में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार 2/3 से भी अधिक बहुमत से पारित किया गया। आज दिनांक 21 सितंबर 2023 को चंद्रयान 3 मिशन की सफलता, अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे देश की अन्य उपलब्धियों विषय पर चर्चा हुई, जिसमें कुल 87 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। ये चर्चा 12 घंटे 25 मिनट तक चली। सत्र के दौरान लोकसभा विभागों से संबद्ध स्थायी समिति का एक प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया गया। सत्र के दौरान लोकसभा के विभागों से संबद्ध स्थायी समिति का एक प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया गया।
दिनांक 20 सितंबर 2023 को निर्देश 73 के अधीन सभा में एक वक्तव्य दिया गया। सत्र के दौरान कुल 120 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 132% से ज्यादा रही। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री का, विभिन्न दलों के नेताओं का और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए आभारी हूं। मैं आप सभी को, प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं सभा में प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोकसभा के सचिवालय के महासचिव और अधिकारी और कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में समृद्ध एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, अब हम वंदे मातरम की धुन के लिए खड़े होंगे। तो देखिए, बेहद ही सुखद विशेष सत्र रहा है और क्योंकि जिन मुद्दों को यहां पर रखा गया था, उन पर, जिन बिलों को रखा गया सदन के पटल पर, उन पर चर्चा भी हुई और वो चर्चा सुखद रही है। इसी के साथ ही ये तस्वीर खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर रात्रि भोज, देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे गांधीवादियों के साथ रात्रि भोज। आगामी 23 सितंबर को प्रस्तावित गांधी वाटिका लोकार्पण कार्यक्रम में आए हैं गांधीवादी। सीएम अशोक गहलोत ने रात्रि भोज के दौरान सार्थक चर्चा व दिलचस्प क्षण व्यतीत किए हैं और इन क्षणों की ये तस्वीर सामने आई है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 18 लाख से ज्यादा मतदाता होम वोटिंग का लाभ ले सकेंगे। प्रदेश में इस बार पहली बार विधानसभा आम चुनाव में होम वोटिंग की सुविधा ली जा सकेगी। बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को जानकारी दे रहे हैं। सीईओ प्रवीण गुप्ता ने बताया है कि यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के भीतर 12D फॉर्म को भरकर बीएलओ को देना होगा। गुप्ता ने आगे बताया कि होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले इन मतदाताओं की सूची निर्वाचन अधिकारी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवाएंगे और साथ ही साथ गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएगा। बारा के छबड़ा से बड़ी खबर है। सारथल पुलिस और तस्करों के बीच में यहां पर मुठभेड़ हुई। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। भागदौड़ में गाड़ी से टकराने से एक जवान घायल हुआ है। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से गाड़ी सहित 2 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया है। मौके से तस्कर फरार हुए हैं। छबड़ा डीएसपी नेत्रपाल सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद हैं। सारथल की बताई जा रही है ये घटना जहां पर तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। अब झालावाड़ से खबर है। जनाना अस्पताल के एनआईसीयू में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से वेंटिलेटर के मैचिंग सर्किट में आग लगी है। हालांकि आग की सूचना पर बच्चों को के जो परिजन है उनमें हड़कंप मच गया। वार्मर से तत्काल हटाया गया। बच्चे को एनआईसीयू में भर्ती सभी नवजात सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। आग पर हालांकि काबू पाया गया है। जयपुर शहर को 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। इनमें से 1235 करोड़ रुपए के लागत के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी गई, जबकि 175 करोड़ रुपए के लागत के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामनगर स्टेशन से मेट्रो की सवारी करते हुए बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पहुंचे। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरेवास और विधायक रफीक खान मौजूद रहे। बड़ी चौपड़ पर सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो के पैकेज 1C के तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक कॉरिडोर निर्माण का शिलान्यास किया। करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा। यहां से मुख्यमंत्री अल्बर्ट हॉल पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद लक्ष्मी मंदिर तिराहा पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही साथ अंडरपास का लोकार्पण भी किया।
करीब 84 करोड़ की लागत से रामनिवास बाग में 2 ब्लॉक्स में 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग निर्मित की गई है। दूसरे चरण में निर्मित इस पार्किंग में 1530 चौपहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे। परकोटे में आने वाले ग्राहक और अन्य लोग यहाँ वाहन खड़े कर सकेंगे। आगरा रोड पर 113 हेक्टेयर भूमि पर सिल्वन जैव विविधता पार्क विकसित किया गया है। 7 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पार्क आसपास की बड़ी आबादी को लाभान्वित करेगा। लालकोठी सब्जी मंडी से टोंक रोड की तरफ 65.50 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास बनाया गया है। इस अंडरपास से लक्ष्मी मंदिर तिराहा पूरी तरह ट्रैफिक सिग्नल फ्री हो गया है। लक्ष्मी मंदिर तिराहा अंडरपास प्रोजेक्ट के तहत तिराहे पर लगाई स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का अनावरण किया गया है। यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम और अब्दुल गफ्फार खान की मूर्तियाँ लगाई गयी है। ये मूर्तियाँ युवा पीढ़ी को देश के स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिलाएंगी। गोविंद देव जी मंदिर के सौंदर्यन और विकास पर करीब 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंदिर में मौजूदा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ प्रवेश द्वार, छतरियाँ, जल निकासी व्यवस्था, फव्वारे का जीर्णोद्धार, पार्किंग, सड़क निर्माण और अन्य सौंदर्यन कार्य होंगे। ईदगाह क्षेत्र का सौंदर्यन, जीर्णोद्धार, विकास कार्य किया जाएगा। 10.35 करोड़ रुपए की लागत से पहुंच मार्गों का जीर्णोद्धार, प्रार्थना कक्ष, मंच, जल संचयन संरचना, जल निकासी व्यवस्था, फव्वारे निर्माण, बहुउद्देशीय हॉल, स्टोर रूम, पार्किंग और सड़क निर्माण संबंधी कार्य किए जाएंगे। हाईकोर्ट के सामने गोल्फ क्लब की पार्किंग के नीचे भूमिगत पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट में 500 वाहन खड़े किए जा सकेंगे। अजमेर रोड पर बाल मुकुंदपुरा, आगरा रोड पर कानोता, टोंक रोड पर शिवदासपुरा में सैटेलाइट हॉस्पिटल का जेडीए निर्माण करेगा। ये तीनों अस्पताल 50-50 बेड्स के होंगे। इन अस्पतालों से सवाई मानसिंह अस्पताल में बढ़ता मरीजों का बोझ कम होगा। पैकेज 1C में बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होगा। बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ और उसके आगे परकोटे की सीमा तक मेट्रो का भूमिगत कॉरिडोर बनेगा। इस भूमिगत कॉरिडोर की लंबाई 2.26 किलोमीटर होगी, जबकि शेष रूट पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। 0.59 किलोमीटर की लंबाई में बनने वाला ये एलिवेटेड कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट नगर तक जाएगा। रामगंज चौपड़ पर भूमिगत और ट्रांसपोर्ट नगर पर एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनेगा। पैकेज 1C की कुल लागत 980.08 करोड़ रुपए है। ये काम अप्रैल 2027 तक पूरा किया जाएगा। अल्बर्ट हॉल पर आयोजित मुख्य समारोह में जेडीए के इन प्रोजेक्ट्स को लेकर शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार में जयपुर मेट्रो का रिकॉर्ड टाइम में काम पूरा कर उसका संचालन किया गया। इस प्रोजेक्ट पर उन्हें गर्व है। उनकी अगली सरकार में अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक मेट्रो के दूसरे चरण का काम पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार विजन 2030 को लेकर चल रही है। अंडरग्राउंड का काम भी हम लोगों ने शिलान्यास करवा दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री बुलाकर। और मुझे कहते गर्व है कि जिस रूप में काम पूरा हुआ है, आज उसका पार्ट C परियोजना भी आगे बढ़ी है। एक और मेट्रो अजमेर रोड तक जुड़ने का काम बाकी अभी है। सैंक्शन हो गया है, बजट घोषणा हो गई है, वो काम भी हम उम्मीद करते हैं जल्दी शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा को जो चंबल रिवर फ्रंट की सौगात दी है, उसके लिए धारीवाल साधुवाद के पात्र हैं। अब जो कमाल किया है धारीवाल जी ने, कोटा को जो सौगात दी है रिवर फ्रंट की, वहाँ के पार्क की, मैं देख के आया पार्क, अद्भुत काम किया है। ये साधुवाद के पात्र हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राजस्थान की जनता से इस परियोजना को लागू करने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानसरोवर में आवासन मंडल की ओर से बनाए गए सिटी पार्क की तारीफ की। उन्होंने कहा, मानसरोवर में सेंट्रल पार्क के मुकाबले का सिटी पार्क बनाया गया है। उनकी सरकार में हर जिले का विकास हुआ है। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसले किए हैं। इतने काम किए हम लोगों ने, इतने काम कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। इतने मैं कहना चाहूंगा, सेंट्रल पार्क बना आपका, अब मानसरोवर में सिटी पार्क बन गया। जाके देखिएगा, इसके मुकाबले का पार्क वो बना हुआ। एक पार्क और बनना जा रहा है जिसका
शिलान्यास करवाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोटा शहर को ट्रैफिक लाइट फ्री कर दिया है। जयपुर में भी इस दिशा में काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि हर शहर में ऐसा काम हो। अब तक 2 करोड़ लोगों ने विजन 2030 का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सुझाव दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि ईडी और इनकम टैक्स विभाग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। कोई मंत्री या अधिकारी पकड़ा हो तो बताना चाहिए। कोटा मेरे ख्याल भारत के अंदर, देश के अंदर शायद होते तो 2-4 शहर हो जहाँ ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक लाइटें होती है, हमें रुकना पड़ता है, पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अनावश्यक होता है। इसमें कई जगह बहस हो चुकी है देश के अंदर कई बार। दारीबाग ने कोटा को, पूरे शहर को ट्रैफिक लाइट मुक्त कर दिया है। इस प्रकार की सोच के साथ में हम लोगों से मांग रहे सुझाव। आपको यहाँ के घर होगा, राजस्थान वासियों को जज्बा दे के मैं सलाम करता हूँ उनको। 2 करोड़ से अधिक लोगों ने सुझाव दे दिए अपने, ऑनलाइन ऑफलाइन। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार जो काम अधूरे छोड़कर गई थी वे सभी हमारी सरकार ने प्राथमिकता से पूरे किए हैं। जयपुर शहर में मेट्रो लाने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। अगली बार हमारी सरकार बनने पर जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का काम पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार के द्वारा बीजेपी सरकार के अधूरे प्रोजेक्ट, चाहे जोहोता, दांतली, आरओबी हो, बस्सी का, बम्बाला पुलिया का और भारत जोड़ो सेतु का काम भी प्राथमिकता के तौर पर हमने ही पूरा किया। ये छोड़ गए थे बीजेपी वाले, लेकिन हमने पूरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बगराना कच्ची बस्ती के लोगों को उनके मकान के पट्टे भी बांटे। वहीं जेडी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम ने समारोह में आए अतिथियों का स्वागत किया तो स्वायत्त शासन सचिव कैलाश चंद मीना ने आभार जताया। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इस रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।